नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हर सुबह हमें जो हमारा सूरज है हमें सिखाता है कि हमें क्या जीवन में जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है। हमें हार नहीं मानना है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। और निरंतर आगे बढ़ने में सबसे पहला आता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर आपको अच्छा है, आपका मन अच्छा है तो आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो अच्छे लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो आज दौड़ती भागती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य को लेके बहुत पीछे चले जाते हैं। चाहे फास्ट फूड खाना हो, चाहे वो अपने काम का लोड ज़्यादा लेना हो, चाहे वो डिजिटली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, हम अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा सजग नहीं रह गए हैं, जो कि रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने सपने को खुद पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारी बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले देखते हैं आज का अनमोल वचन। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी जी हरित धन्यवाद। सर, ऑक्सीजन मैन के नाम से आपको जाना जाता है जी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, उस हरियाली को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आपने बचपन के बारे में बताया, कैसे आपने सिर्फ इस चीज़ को चुना? चूँकि मैं एक खेती किसानी परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारे गांव में समझा जाता है कि परिवार का जो बड़ा लड़का होगा वो प्लांट लगाएगा तो प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो शुरू से ही मेरे पिताजी हमसे प्लांट लगवाते थे। उसी दरमियान से मुझे प्लांट से पौधा से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। फिर उसके बाद मैं बड़ा हुआ तो अपने बर्थडे के अवसर पर प्लांट लगाना शुरू कर दिया। लोग केक काटते हैं तो केक काटा खाया ख़त्म हो गया, भूल जाते हैं। अगर हम बर्थडे पर प्लांट लगा लेते हैं तो जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे, ऊटू प्राप्त करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे, तो हमेशा बर्थडे को याद करते रहेंगे और हमेशा एक कल्चर डेवलप होगा, एक रिवाज बन जाएगा, एक संस्कार बन जाएगा। जिस तरह से देखिए आज लोग केक काटने का संस्कार डेवलप हो गया। तो हमारा प्रयास है कि जन्मदिन पर पौधरोपण करने का एक कल्चर डेवलप हो जाए, एक संस्कार बन जाए। तो फिर ये लगातार कारवां चलता रहा। मैं बड़ा हुआ तो फिर विभिन्न शादी समारोह में जाने लगा, शादी में प्लांट भेंट करने लगा, मुंडन में, जनेऊ में, छठी में, जन्मदिन, हर अवसर पर मैं आर्टिफिशियल उपहार के बदले, फिर चाइनीज उपहार के बदले मैं पौधा देना शुरू कर दिया और तब से लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। बहुत सही कहा आपने कि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जब तक आप परिवर्तन खुद में नहीं लाएंगे तब तक आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो समाज सेवी बनना ही क्यों चुना आपने? मतलब आप और भी कुछ बन सकते देखिए, मैं हैं, समाज सेवी तो नहीं हूँ लेकिन पर्यावरण सेवी हूँ। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस सभी लोग पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज देखिए दुनिया भर के देशों में आबो हवा जहरीली हो चुकी है। अभी मैं पटना की बात करूँ, पटना का AQI मोर देन 400 होगा, जबकि 0 से 60 के बीच होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स। और हम लोग एक तरह से जहरीली प्राणवायु इनहेल कर रहे हैं। एक तरह से लंग्स कैंसर आने वाला समय में हो सकता है। तो मैं सोचा कि देखिए सभी लोग पर्यावरण के प्रति कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरा जो लीजर टाइम होता है, जो लोग बर्बाद कर दे, मैं उस लीजर टाइम को पर्यावरण संरक्षण के लिए देना शुरू कर दिया। तो आपने अपनी पढ़ाई, अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में बताया, आपने कहाँ से पढ़ाई मैं किया? प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से हुआ, प्राइमरी। फिर उसके बाद हाई स्कूल रोसड़ा शहर से होता है। फिर मैं मास्टर डिग्री समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से लिया हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप पर्यावरण सेवी हैं, आप पर्यावरण में वो जितनी हरियाली उसको बचाने का काम करते हो, तो ये दिमाग में आपके कैसे आया कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी अब खुद उठानी चाहिए? देखिए, जब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी ने एक छोटी सी पतली पुस्तक ला के दी थी। अच्छा। तो उस पुस्तक में पढ़ रहा था कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए 33% वन होना चाहिए, जबकि उस टाइम में 21% के समथिंग था। तो मेरे जेहन में आया कि क्यों ना हम अपने पर्यावरण को बचाने के 33% वन को पहुंचाने के लिए हम अपने तरफ से एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से प्रयास करें। उसी टाइम से हम लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए शादी में जाना, तमाम जगह पे प्लांट भेंट करना। और शुरू में तो काफ़ी दिक्कत भी हुआ था। शुरू में मैं कई शादी में गया था तो लोग मुझे शादी की बरमाला स्टेज से भगा दिए थे। अच्छा। उनको चाहिए था, वो दिखावटी कृत्रिम उपहार चाहिए था और मैं पौधा लेके पहुंच गया तो मुझे इतना अपमानित किया गया। मैं आया फिर रोया
फिर मैं कल होकर फिर अपने आप को संभाला कि नहीं ठीक है, मेरी बात को वो समझ नहीं पाए, लेकिन मैं इस चीज़ों को मेंटेन रखूँगा, आगे भी देना शुरू करूँगा। एक ऐसी शादी आया कि बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल का शादी था, उस शादी में पौधा ले गया था, तो वो उस शादी से मुझे भगा दिया गया, यहाँ तक कि खाने तक नहीं दिया गया। तो मुझे काफ़ी कचोट रहा था अंदर से। फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था कि भले वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों तक बात को पहुंचाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे तो मैं सोचा क्यों ना कि मैं अपनी बात को समझाने के लोगों को देशवासियों के बीच जाऊं। उसके बाद मैं एक कैंपेन शुरू किया, उसका नाम है ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन। उस कैंपेन के तहत मैं एक सांकेतिकी डेमो कार्यक्रम करता हूं। अब तक कुल देश भर में 74,000 किलोमीटर का यात्रा कवर हो चुका है। उस दौरान मेरे पीठ पर एक पानी का जार होता है, उस जार में पौधा रखी होती है और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है और मास्क के माध्यम से मेरी नाकों तक आती रहती है। तो इसके माध्यम से मैं सड़कों पर जाता हूँ। अभी मैं कई दफ़ा पटना के सड़कों पर कैंपेन किया हूँ। लोग बताता हूँ अभी आप चेत जाओ, अभी आप संभल जाइए, अभी आप नहीं चेतेंगे, अभी आप नहीं सुधरेंगे तो आने वाला समय में O2 कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर, बच्चों की पीठ पर, बुजुर्गों की पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। जैसा कि आपने कोविड में देखा, ऑक्सीजन कमी से किस तरह से लोग तरफ तरफ के मर रहे थे, हमारे देश के युवा मर रहे थे। इसीलिए मैं युवाओं को मरते देखना नहीं चाहता हूँ कि हम अपने युवाओं के लिए, अपने धरती माता को बचाने के लिए, अपने पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने मदर अर्थ को ग्रीनरी रूपी चादर से ढकने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल सही है कि आप इस दौर में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप जैसे रोड पे निकलते हैं, आपने कहा कि आप पीठ पर प्लांट रख के और फिर ऑक्सीजन, तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसान नहीं है? इनिशियल में तो मुझे लोग पागल कहते थे। अच्छा। इतना मैं रोता था शुरू में, पागल कहते थे, ना जाने कितनी मुझे गालियाँ पड़ते थे। जब मैं मेला में भीड़ में जाया करता था तो युवा लोग कान में आकर सीटी बजा दिया करते थे। काफ़ी लोग टॉर्चर करते थे, मेरी बात को समझ नहीं पाते थे। लेकिन मैं भी जिद्दी टाइप का लड़का हूँ। मैं सोच लिया था कि आप कुछ भी सोचो, पागल बोलो, कान में सीटी बजा दो, गालियाँ दो, लेकिन मैं भी सुधरने वाला नहीं हूँ। मैं इस काम को पूरे देशवासियों तक, दुनियावासियों तक पहुँचा के ही रहूँगा। उसके बाद मैं हर जगह पर, जहाँ भी लोग बुलाते हैं, गांव में, नुक्कड़ पर, शहर में, मैं सड़कों पर मोस्टली जाता हूँ। क्योंकि कई कार्यक्रम में हुआ था, एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। अब मुझे बुलाया गया स्पीकर के रूम में। जब देखा कि वो पीठ पर पौधा उधा लेके आ गया है, नाक मुख से मास्क लगी हुई है, मुझे उस मन से बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया मैं किसी कार्यक्रम में जाऊंगा नहीं और मैं सड़कों पर जाऊंगा। मुझे सड़कों पर जाने से कोई तो रोक नहीं सकता है, मेला में जाने से तो कोई रोक नहीं सकता है, ग्रामीण हाट बाजार पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग धीरे धीरे समझना शुरू किए और आज देखिए जन आंदोलन छिड़ चुका है। मेरा टैग लाइन है मेरे उस कैंपेन के दौरान, देखिए एक हाथ में तिरंगा झंडा होता है और एक हाथ में तख्ती होती है, उसका ऊपर लिखा होता है सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। मेरे गले में भी एक तख्ती लटकी होती है, उस पर भी लिखा होता है सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं लोगों तक गया कि देखिए आपको मतलब ये चीज़ समझना होगा, और लोग समझ रहे हैं उस चीज़ों को। और काफ़ी आज देखिए हुआ है क्या कि शादी के कार्ड पर जिस शादी के मन से मुझे भगाया जाता था, आज वही लोग, जब कोरोना काल में उन परिवार के लोग, कई युवा चले गए ऑक्सीजन कमी से, तो वही लोग बाद में आकर रिग्रेट कर रहे थे कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो। तो वही लोग आज शादी के कार्ड पे मेरे स्लोगन को जगह दे रहे हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आज हजारों कार्ड में जो शायरी के बजाय सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगा करे सिंगार, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, उस स्लोगन को जगह दिया जा रहा है। और नीचे बाय नेम लिखा जा रहा है कि मुख्य अतिथि के रूप में ऑक्सीजन मैन राजकुमार सुमन उपस्थित होकर वर वधु को हरित उपहार के रूप में पौधा भेंट करेंगे। और कई ऐसा भी हुआ है कि कई युवा आते हैं कि सर आप मेरे शादी में नहीं आओगे तो हम शादी नहीं करेंगे। इतना आज युवाओं में मतलब बढ़ चढ़ के इसके प्रति लोग आगे आ रहे हैं। एक क्रांति लाने का आप काम कर रहे हैं, जो कि जी। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जो हमारे बिहार का एक है, जो एक घर का माहौल होता है कि जब बेटा बड़ा हुआ है, बेटी बड़ी हुई, तो उसको सबसे पहले बोलना होता है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, क्योंकि ये चीज़ें एक परंपरागत पढ़ाई जो चलती आ रही है, जो बिहार के हर घर में देखी जाती है। वहाँ पे एक पर्यावरण सेवी बनना, समाज सेवी बनना, वो कितना आपके लिए मुश्किल रहा अपने घर में कन्विंस करना? देखिए मुश्किल तो है, गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को पैसा चाहिए। ये अर्थ का ज़माना है, आर्थिक युग है,
इस दौर में लोग जो जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, 50 लाख के गाड़ी से आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो गांव में अभी भी मुझे वैल्यू लोग नहीं देते हैं कि ये पागल है, मतलब पौधा ले घूमते रहता है, पौधा लगाता है, कोई काम धाम है नहीं, पैसा कमाता नहीं है। तो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने धरती माता को बचाने के लिए, अपने मदर अर्थ को बचाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा। जो धरती माता मुझे यहाँ तक पाल पोस के बड़ा कर दिया, इसी धरती माता से, इसी मदर अर्थ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हरा पेड़ पौधा नहीं होता तो हम अभी जिंदा नहीं होते। हरा पेड़ पौधा ही ऑक्सीजन जनरेट करती है। तो इसीलिए हम लगातार प्रयास रहेंगे। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं प्रयासरत रहूँगा। ये बात एक बिल्कुल सही है कि जब आप जो चीज़ें निरंतर चलती आ रही है उससे ज़्यादा हट के आप काम करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे ही। इसमें आपके मन स्थिति को एक संयमित रूप से चलाना बहुत ही बड़ी बात है इसमें। तो आप गांव से शहर, आप जैसा कि आप समस्तीपुर में रहते हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ के गांव के लोग जो हैं क्या कितना सपोर्ट करते हैं आपको अब? पहले तो नहीं करते। अब तो एक जन क्रांति आ गई है। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, उधर गया, जहानाबाद, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सारण, तमाम जिला से फ़ोन आ रहा है कि सर आप भी मेरे शादी में आइए, बर्थडे में आइए, मेरे दादी जी का स्वर्गवास हो गया है उसमें आप आइए और उनके सम्मान पौधरोपण करिए। तो बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट मिल रहा है। इनिशियल में इतना मतलब रोया करता था कि इतना पूछिए मत, लेकिन अब इतना लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ कहीं पहुँच जाता हूँ तो लोग सेल्फी लेने के लिए युवाओं का मतलब हुजूम खड़ा हो जाता है। अभी मैं प्रतापगढ़ गया था, वहाँ पे राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ था, तो मुझे स्पीकर के रूम बुलाया गया था। वहाँ पर ऑल ओवर स्टेट के लोग आए थे और वहाँ पे हजारों युवाओं का हुजूम था। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस किया जाता कि ऑक्सीजन मैन राजकुमार सुमन आ रहे हैं, जैसे मैं उस गेटअप में था, पीठ पर पौधा था, ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी, हजारों युवाओं का भीड़ वहाँ सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए उमड़ पड़ा। तब लगा कि नहीं, मैं सही रास्ते पे काम कर रहा हूँ। एक सेलिब्रिटी की तरह, एक बहुत क्या कहूँ कि अभिनेता की तरह लोग मुझे सम्मान दे रहे थे। एक रियल हीरो जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है। जी। तो आज भी युवाओं में वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो जान रहे हैं कि किस तरीके से लोग ज़मीन पे आके जो काम करें उनको किस तरह से सम्मान देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के युवा भी इस चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो जागरूकता के लिए आप क्या करते हैं युवाओं को? जागरूकता के लिए देखिए, तो ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन के दौरान जाता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि बर्थडे पर केक काटने के बजाय आप पौधरोपण कर लीजिए। अभी आपने केक काटा, खाया, खत्म हो गया, कल दिन भूल जाओगे। लेकिन आप बर्थडे प्लांट लगा लेते हो तो हमेशा उस पेड़ से ऑक्सीजन मिलेगा, हमेशा फल मिलेगा, छाया मिलेगा। आप एनिवर्सरी प्लांट लगा लेते हो तो हमेशा उस पेड़ से फल फलते रहेगा, हमेशा ऑक्सीजन मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। नहीं, कहता हर अवसर पे पौधरोपण करने का एक कल्चर डेवलप हो। आज देखिए हमारे क्षेत्र में होता है क्या कि हम लोग बिटिया रानी की शादी करते हैं तो शादी से पूर्व एक फलदान कार्यक्रम का रस्म होता है। उसमें बेटी के फादर क्या करते हैं, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग 5 प्रकार का, 7 प्रकार का, 10 प्रकार का फल होने वाले दामाद को भेंट करते हैं। वो शादी से पूर्व का रस्म होता है, जो कि वो फल हमारी बिटिया रानी खा नहीं पाती है। होने वाला दामाद, दामाद की माँ, बहन और समाज के लोग खा खत्म कर देते हैं। और हमने बुजुर्गों से मिला जाकर कहा कि देखिए ये तो अच्छी पहल है, इसके साथ साथ क्यों ना हम उसमें कुछ पौधा को ऐड कर दें, फल के साथ साथ कुछ पौधा भी दें उसमें। तो क्या होगा, आने वाला समय उस पेड़ से फल फलेगा तो हमारी बिटिया रानी, हमारा दामाद बाबू, हमारा नाती नतनी, तमाम लोग उस पेड़ से फल खाएंगे और इससे हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी होगा और एक रिवाज भी डेवलप होगा। उसके साथ साथ मैं कई जगह पे जाता हूँ, लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करता हूँ। एक हम लोगों का ग्रीन पाठशाला भी हमारी टीम के द्वारा ग्रीन पाठशाला संचालित किया जा रहा है। संभवतः वो दुनिया का पहला ग्रीन पाठशाला होगा। वो ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब रोसड़ा समस्तीपुर में संचालित है। वहाँ पर बेटियों को खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और लगभग अभी तक 700-800 बेटियाँ गवर्नमेंट जॉब में चली गई है। हजारों बेटियाँ वहाँ पढ़ी है और वो बेटियाँ खास करके जो गरीब परिवार की हो, जो किसान फैमिली की बेटियाँ होती है, जो बेटियाँ बड़े बड़े शहर में जा नहीं पाती है, मैट्रिक इंटर पास करने के बाद वो पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर देती है, उन बेटियाँ को पढ़ाई जाती है और तमाम बेटियाँ से 18 पौधरोपण करवाई जाती है। वो तमाम बेटियां 18 पौधा अपना नाम से रोपण करती है। 18 इसीलिए कि हम लोग हॉल लाइन में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है
उतना हम लोग इनहेल करते हैं। इसीलिए हम लोग हर बेटियों से 18 पौधरोपण उनके दरवाजे पर करवाते हैं। इसीलिए बेटी के नाम से करवाते हैं कि कल दिन बिटिया रानी ससुराल चले जाएगी तो बेटी के नाम से पेड़ रहेगा। जब जब उनके माता पिता जो उस पेड़ का फल खाएंगे, समाज के लोग फल खाएंगे, छाया प्राप्त करेंगे, ओटू प्राप्त करेंगे, तो हमेशा बिटिया रानी को याद करते रहेंगे। ये सब एक प्रयास है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए। मैं एक राजेश कुमार सुमन हूँ, मैं कितना प्लांट लगाऊंगा? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हार्डली लगाऊंगा। और हमारा प्रयास है कि देश भर में आज इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ 86 लाख है, और हमारा प्रयास है कि अगर हर इंडियंस अपना बर्थडे के अवसर पर 50% इंडियंस अगर ही बर्थडे प्लांट लगा लेते हैं तो मोर देन 80 करोड़ एक साल में प्लांटेशन हो सकता है। शादी की सालगिरह प्लांट लगा लेते हैं तो हमारा प्रयास है कि हर लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, हर लोग इसके प्रति आगे आए पर्यावरण को बचाने के लिए। अभी बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो चाहे वो बिहार सरकार की, तो उसमें आप किस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं? आज तक देखिए मेरा प्रयास होता है कि हम किसी गवर्नमेंट से ऐड नहीं लेते हैं, ना तो कोई एनजीओ से टाई अप है। मेरा खुद का प्रयास है कि हमारे पास जो भी पोटेंशियल है, जो भी एनर्जी है, जो भी कैलिबर है, उस चीज़ों को मैं पर्यावरण के प्रति लगाऊं। आज देखिए मेरे पास कोई लत नहीं है, न तो दारू पीता हूँ, शराब, पान, बीड़ी, शिखर, गुटखा, किसी तरह का लत, चाय, इवन की चाय भी नहीं लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेता हूँ। तो वो तमाम पैसा को बचाकर मैं पौधा खरीदता हूँ, वो पौधा बेटी के नाम से लगाता हूँ, हर जगह पे मैं पौधा देता हूँ लेकर। तो सुशील मोदी सर ने मुझे 17 में बुलाया था, जब मेरे बारे में उनको मालूम चला था, उस समय डिप्टी सीएम भी थे और पर्यावरण मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की ओर से क्या सपोर्ट चाहिए, तो हमने कहा कोई मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, हमारे पास युवाओं के पास जो कैलिबर है हम चाहते हैं कि अपने देश के लिए लगाएं। तो वही से प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आप में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी तक मोर देन 500 हमारे टीम में जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह पर। अब देखिए ग्रीन पाठशाला है तो उसके बच्चे जो भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो वो भी बच्चे जहाँ भी रहते हैं वो अपना प्लांट लगा के वहाँ शुरुआत करते हैं। उनको जब बच्चे मिलने आते हैं तो मिठाई के बदले पौधा लेके आते हैं। वो बच्चे वहाँ देखे हम लोग वहाँ पर ग्रीन पाठशाला में गणतंत्र दिवस समारोह होता है या फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है तो वहाँ पर हर बच्चों को प्रसाद रूप में तिरंगा वाला पौधा भेंट किया जाता है। ये नया इनिशिएटिव है और हम लोग वहाँ पर जलेबी नहीं देते हैं बच्चों को, नेशनल स्वीट्स नहीं देते हैं। आम का मैंगो ट्री होता है और मैंगो ट्री का नामकरण कर देता हूँ तिरंगा वाला पौधा, और हर बच्चों को मिलता है और हर बच्चे जाकर अपने यहाँ रोपण करते हैं। अच्छा। और एक जब जो उस पेड़ का फल खाएंगे तो हमेशा उस चीज़ को याद करते रहेंगे। तो अभी जैसा कि आपने कहा कि पेड़ हर जगह लगता है या फिर आप उनको गिफ्ट करते हैं, जैसे घनी आबादी तो चलो ठीक है, अर्बन में अगर आप जाते हैं, शहरों में जाते हैं तो अभी लोगों के पास उतनी जगह नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पे फिर किस तरीके से वो प्लांट लगाएं, फिर कौन सा प्लांट लगाएं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। शहरों में अक्सर जगह कमी होती है तो इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। जैसे इंडोर प्लांट में कई ऐसे एरिका पाम हो गया, बोटल पाम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करती है। हालांकि ये तो उस पेड़ का तुलना नहीं कर पाएगा जो हम पीपल की बात करें, बरगद की बात करें, नीम की बात करें, लेकिन छोटा ही सही एक रूम के लिए काफ़ी है। तो रूम में वो इंडोर प्लांट लगा सकते हैं या फिर अपने बालकनी में भी प्लांट लगा सकते हैं या छत पर बागवानी कर सकते हैं। छत पर बड़ा बड़ा गमला में वो आम का पौधा, आजकल बहुत सारा प्रजाति आम का आ चुका है, ऑल टाइम मैंगो हो गया या फिर अमरूद का पौधा हो गया, फलदार पौधा हो गया, या बहुत सारी जो पौधा जो उसका बौना किस्म का है, छोटा किस्म का है, तो वो अब छत पर गमला में लगा सकते हैं शहर के लोगों के लिए। हमने बहुत सारी बातें की पर्यावरण को लेके, आपने बहुत सारी पहल भी की है, बहुत सारे कठिनाइयों का आपको सामना भी करना पड़ा है, लेकिन अगर हम अभी गांव से अगर शहर की तरफ रुख करें तो कितना परिवर्तन आप पाते हैं दोनों के वातावरण में? और क्योंकि शहर में यातायात को लेके हो चाहे वो फैक्ट्रीज़ को लेके हो, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया जो कि अभी भी गांव में बचा हुआ है। तो आप शहरों को किस तरीके से इसमें देखते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो रियल में हो गया है। अभी भी गांव का आबो हवा बिल्कुल प्योर है। गांव में कहीं भी चले जाएंगे तो आपको पेड़ मिल जाएंगे। अभी देखिए यहाँ का टेम्परेचर, पटना शहर की बात करूँ तो 44-45 चला गया होगा। इतनी गर्मी होती है कि हमें व्हीकल लगाने के लिए पेड़ का छांव खोजना पड़ता है, पेड़ मिल नहीं पाता। और गांव में तो इतना पेड़ है कहीं भी आप व्हीकल को लगा सकते हैं। आज देखिए शहर का इतना स्ट्रक्चर बदल चुका है। पहले गांव में होता था, आज गांव का भी स्ट्रक्चर बदलने लगा है।
जैसे बिल्डिंग हम लोग बनाते थे तो घर के आंगन में भी एक स्पेस होता था या दरवाजे पर स्पेस होता था कि हम लोग पेड़ लगाते थे। पेड़ लगाने की परंपरा थी कि दरवाजे पे पेड़ लग जाएगा तो गर्मी में हम लोग उस पेड़ के नीचे बैठेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, हवा लेंगे। आज देखिए शहर में क्या होता है, पूरे आंगन को भी कंक्रीट से कवर कर देते हैं और पेड़ लगाने की जगह नहीं होता। और शहर में ऑलरेडी जगह कम होता है, स्पेस कम होता है, तो लोग प्लांट लगा नहीं पाते हैं। लेकिन शहर में पूरा कंक्रीट कर देने से क्या होता है कि अभी देखिए गांव में वर्षा होता है तो वो पूरा ओपन होता है और वर्षा का पानी नीचे जाता है और हमारा पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, धरती ऑब्जर्व कर लेती है। और शहर में क्या होता है कि पूरा कंक्रीटीकरण कर देते हैं। जो भी हमारे रेन का वाटर आया फिर नीचे आता है, नीचे क्या होता है नाली के माध्यम से किसी डंप एरिया में चला जाता है। इससे शहर का हमारे वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज नहीं हो पाती है। लगातार शहरों का जो है ना ग्राउंड वाटर नीचे चली जा रही है। अभी साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ की कैपिटल है, वो दुनिया की पहली जल विहीन राजधानी हो गई है। अपने बिहार में भी कई चापाकल का जो है ना ग्राउंड वो वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि पानी निकलना पॉसिबल नहीं है। अभी साउथ बिहार की बात करें, जैसे गया की बात करें या फिर राजगीर की बात करें, शेखपुरा की बात करें, जमुई की बात करें, तो वहाँ पे देखिए ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे चला गया है, पानी है ही नहीं। वहाँ के किसान भाई लोग मवेशी को चलाने के लिए नॉर्थ बिहार आते हैं, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया की तरफ आते हैं, रुक करते हैं वो लोग अभी गर्मी के मौसम में। तो शहर में देखिए इतना बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, तो शहर के भी लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज देखिए इतना लगातार प्राणवायु जहरीली होती जा रही है। शहर के आबो हवा में PM 2.5 की मात्रा, PM 10 की मात्रा, इतनी मात्रा घुल चुकी है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। आज देखिए शहर के लोग अधिकांश जो है वो लंग्स कैंसर का शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे यही है। आज शहर में देखिए इतना असंख्य मतलब अनगिनत रूप से स्वचालित वाहन चल रही है, मोटे व्हीकल चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, डीजल चल रही है, वहाँ कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलती है, शीशा निकलती है जो काफ़ी खतरनाक है। इतना PM 2.5 PM 10 घुल चुकी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शहर में हम लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। आपने अभी जल स्तर की बात कही, जी इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी शहरों की अगर हम बात करें तो देखा गया है पहले के ज़माने में हर जगह कुआं होता जी, था, जी। चापाकल होती, जी। मतलब हर जगह होता था। अब वो चीज़ें देखने को ही नहीं मिल रही है क्योंकि शायद स्तर भी इतना गिर गया है पानी का, जी। मिल पाना ही मुश्किल है। तो इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या करने की आवश्यकता है? देखिए हमारा जो वाटर बॉडी है, जैसे नदी हो गया या झील हो गया, तालाब हो गया, एक तरह से ये वाटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें नदियों को भी बचाने की आवश्यकता है, तालाब के बचाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली मिशन हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमृत सरोवर योजना जो है, काफ़ी इसमें अच्छा प्रोजेक्ट है। जो अमृत सरोवर योजना के तहत जो जगह तालाब है उसको रिनोवेशन किया जा रहा है, वो बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस वाटर बॉडीज को। या फिर बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली मिशन है, इसके तहत भी जल संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। जैसे बिहार का पहला रामसर साइट है कांवड़ झील, कांवड़ लेक्स का नाम सुना होगा, ये बिहार का पहला रामसर साइट है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है ये। तो उसको ही बचाने की दिशा में पहल होना चाहिए। आज देखिए वहाँ पानी की कमी हो रही है। अगर ये तमाम वाटर बॉडीज नहीं होंगे, तालाब नहीं होंगे, झील नहीं होंगे, नदी नहीं होंगे, तो हमारा वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। और दूसरा नंबर है कि आज अभी हमारा जून का मौसम चल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होने वाला है। तो वर्षा होगी तो हमें रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करें, कैसे बचाएं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्यक्रम भी है, कैच द रेन कार्यक्रम, एक सराहनीय पहल है। कैच द रेन का मतलब होता है हम लोग वर्षा जल को कैसे पकड़ें, कैसे संग्रहित करें। तो हम लोग प्रयास होना चाहिए कि जैसे हमारे छत पे पानी आया तो उस पानी को हम पाइप के माध्यम से कहीं एक सॉक पिट बना दें, या हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। कहीं जैसे कंक्रीटीकरण किए हुए हैं तो उसको हम फोड़ कर नीचे गड्ढा करके 5-6 फीट 10 फीट गड्ढा करके उससे पानी मिट्टी निकाल लें, उसमें हम लोग कंक्रीट वगैरह ईंट वगैरह पत्थर डाल दें और पानी वहाँ जाकर इससे हमारा वो वाटर रिचार्ज भी हुआ। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं आता, ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। बारिश के पानी का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। जो कि शहरों में शायद नहीं हो पाई। जैसा कि बिल्कुल। आपने कहा कि वो नालियों में बह के चला जा रहा है।
तो अभी घर घर में दर्शकों को आप इसमें क्या समझाना चाहेंगे कि उनको कैसे, क्योंकि शहरों में हम कहीं पे गड्ढा खूने या फिर उसमें कंक्रीट डाली थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ हाँ। उसके बदले हम उनको क्या ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि वो रखें? देखिए, जल तो हम लोग पैदा नहीं कर सकते, जल को बचा सकते हैं। अगर हम लोग नहीं सुधरे अभी, तो आने वाला समय जिस तरह से आज हम लोग पेट्रोल पंप हुआ करता है, उस तरह से जल पंप हुआ करेगा। अभी नहीं चेते तो चेतना पड़ेगा। तो हम लोग जल को बचा सकते हैं। जो भी वाटर बॉडीज है, या अभी होता कि देखिए बिहार सरकार की एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। तो उसमें जल की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक जगह कहीं से पंप है, पानी निकल रही है और हर घर में नल है। तो पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम गवर्नमेंट को 30 रुपया महीना देते हैं, तो हम पानी जो मन होगा वो करेंगे। हम खेत में सिंचाई कर लेंगे, या कहीं पे नल टूटा हुआ पानी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम तमाम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। सरकार जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तमाम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो अपने तरफ से बहुत सारा प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमें भी उतने ही जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ में आज अगर विफल हो गए तो कल हम लोग इसमें संभल नहीं सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सर प्लांट्स की, कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो घर में किस तरह के प्लांट्स लगाएं, कैक्टस लगाएं कि क्या लगाएं। तो आप उन प्लांट्स के बारे में बताएं जो अधिकतर घरों में आज जो फ्लैट में रहते हैं उनको रखने की ज़रूरत है। देखिए, जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर में जो रहते हैं उनके लिए इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट जैसे एरिका पाम हो गया, बोतल पाम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया। ये सब प्लांट जो है इंडोर ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है। एक तरह से ऑक्सीजन का इंडोर ऑक्सीजन फैक्ट्री कहा जाता है। ये पौधा ऐसा 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करती है। शहर में लोगों को हर रूम में कम से कम एक एक पौधा रखना चाहिए। स्नेक प्लांट हो या कोई भी एक पौधा आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एयर को प्यूरिफाई करता रहेगा। आप घर में भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं। बालकनी में या फिर छत पे कुछ फलदार पौधा भी लगा सकते हैं। जैसे छत पर गमला में, बड़ा गमला में आप छोटा आम का पौधा लगा सकते हैं, अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। ये कई फलदार पौधा लगाया जा सकता है। बहुत सही जानकारी है कि जो लोग शहर में हैं वो अपने बालकनी में, अपने घर में एयर प्यूरिफायर ज़रूर लगाएं, क्योंकि अब एक ही मात्र हमारे पास विकल्प है पौधारोपण, जो कि ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए। जो भविष्य हमारा अंधकार में जाए उससे, वो सिर्फ आपके और हमारे हाथ में है उसको बचाने का। सर, अभी हमने एक नया बच्चों के प्रोजेक्ट में सीड बॉम्ब के नाम से देखा है। काफ़ी बच्चे इस पे काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी जनता को नहीं पता है कि ये सीड बॉम्ब क्या है, और हमें लगता है कि ये एक ऐसी पहल है कि हर एक इंसान को ये करनी चाहिए। उसके बारे में सर बताएं। मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ, हमारे बच्चे भी काम कर रहे हैं, हमारे टीम के लोग भी काम कर रहे हैं। सीड बॉम्ब यानी सीड बॉल क्या होता है? हम लोग जैसे अभी बीज को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी आम का सीज़न है, लीची का सीज़न है, या फिर जामुन का सीज़न है, या फिर कई तरह के जो होते हैं, जो अमलतास हो गया, तो हम लोग बीज को कलेक्ट कर लेते हैं। सीजनल जिस टाइम में बीज होता है कलेक्ट कर लेते हैं। और ये वर्षा का सीज़न आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, सीड बॉम्ब तैयार करने के लिए हम लोग मिट्टी, काली मिट्टी ले लेते हैं, उसमें कंपोस्ट वगैरह मिलाकर, और उसमें मिट्टी को गूँथ लेते हैं। गूँथ कर उसमें हम लोग क्या छोटा छोटा गोला बनाते हैं, उसमें बीज को अंदर डाल देते हैं। वो हमारा सीड बॉल, सीड बॉम्ब हो गया। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि गुलाती ले लेते हैं, किसी दूर जैसे कि नदी किनारे है, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, वर्षा के मौसम में हम लोग गुलाती से वहाँ पहुँचाते हैं। कि जंगल डेवलप करना है, वहाँ हम लोग जैसे कहीं यात्रा भी करते हैं, बस यात्रा करते हैं, सड़क किनारे हम लोग सीड बॉम्ब फेंकते जा रहे हैं। इससे क्या ऑटोमेटिक वो उग जाएगा, और वो उसे केयर भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और तमाम लोगों को, तमाम युवाओं को, तमाम लोग आगे आने की आवश्यकता है कि इसमें कोई खर्च नहीं है। बस हमें थोड़ा मेहनत करना होगा अपने धरती माता को बचाने के लिए, अपने मदर अर्थ को बचाने के लिए। बात करते हैं आगे कि आज देख रहे हैं कि गर्मी कितनी बढ़ रही है, और उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन सिर्फ हम दोषारोपण करते हैं कि इतनी गर्मी हो रही है। सुबह उठ के देखते हैं इतनी जल्दी कैसे धूप है, इतनी गर्मी, इतना ताप कैसे बढ़ गया है। हम शिकायतों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। और उसका सबसे बड़ा है हमारा ओजोन परत से छेड़छाड़ करना। इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है?
देखिए आज हम लोग जंगल की सफाई करके कंक्रीट का जंगल बसा रहे हैं, जहाँ पे पहले बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। आज हम लोग सफाई कर दे रहे हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। आज देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से हमारा हिमालय पर भी खतरा मंडरा रहा। हिमालय पर जो बड़ी बड़ी ग्लेशियर हुआ करती थी, वो ग्लेशियर पिघल रही है, और वो ग्लेशियर पिघल रही है तो वो पानी समुद्र में जा रहा है, और समुद्र के निचले तबके का जो शहर है, जैसे अभी इंडोनेशिया की राजधानी परिवर्तन करना पड़ा। अभी अपने में इंडिया की बात करो, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, या फिर शहर की बात करो चेन्नई मुंबई वगैरह है, अगर हम लोग नहीं चेते ना तो ये लोग डूब सकते, ये शहर आने वाले समय में डूब सकता है, जलमग्न हो जाएगा। अभी इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो जलमग्न हो चुका था। तो हमें चेतने की आवश्यकता है। इसका एक ही निदान है कि हम अधिक से अधिक प्लांटेशन करने की आवश्यकता है, और पुराने जंगल को बचाने की आवश्यकता है। जहाँ भी जंगल है उस जंगल को बचाएं। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हम 4 पेड़ लगा दें सब्स्टिट्यूट में, तब हम जंगल को काटें। अभी देखिए ओजोन परत ये समताप मंडल में है, और ओजोन परत को ही बचाना बहुत ही जरूरी है। आज देखिए हम लोग सुख सुविधा के लिए एसी लगा लेते हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, फ्रिज लगा लेते हैं। ये तीनों सुख सुविधा का चीज़ है, और तीनों से CFC जैसी खतरनाक गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो ओजोन लेयर को छेद पहुंचाती है। अगर ओजोन लेयर में छेद होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पे आएगी, और हमें त्वचा कैंसर का शिकार होना पड़ेगा। तो इससे निपटने के लिए, इससे उबरने के लिए एकमात्र उपाय है, हमें कम से कम AC का इस्तेमाल करना होगा, कम से कम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना होगा, और कम से कम फ्रिज का इस्तेमाल करना होगा। पहले ज़माना में देखिए लोग सब जो गांव के लोग होते हैं उनका एज 90 ईयर्स, 95, 100 ईयर्स हुआ करता था। वो लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल हुआ करता था। वो लोग सामा कोदो अलवा सुथनी खाते थे। आज देखिए हम लोग फ्रिज के सामान खाते हैं, हम लोग AC में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुकुमार भी हो चुके हैं। आज न जाने क्या क्या मतलब कुरकुरे मुरमुरे फास्ट फूड खा कर हम लोग का औसतन जीवन 65 ईयर्स का हो गया है। तो हमें ओजोन परत को बचाने के लिए इन तमाम प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना होगा। ये तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गया है कि फ्रिज, AC हो गया, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें अब ख़त्म, इसको लोग तुरंत बंद नहीं कर सकते, तो हाँ। इसका और क्या उपाय हो सकता है? इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? उससे जो पानी निकलता है या फिर उससे गैस निकलता है, उसे कैसे बचाया जा सकता इसके है? देखिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा। बस हम इसका इस्तेमाल कम करें, ठीक है। जहाँ AC हम लोग 10 घंटा चलाते हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं कि 2 घंटा चला लें, या फिर AC के बजाय हम कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसपास में अधिक प्लांट लगा लेंगे तो उससे हवा आएगी, तो ये भी हो सकता है। अभी ग्लेशियर की भी है, ग्लेशियर पिघल रहा है। हाँ। बहुत सिर्फ लोग ये बातें कर रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। वातावरण में जो ये परिवर्तन आया है कुछ सालों में, वो डरावनी है। बिल्कुल। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिस तरीके से हम पानी की बोतल खरीदने, हो सकता है हम ऑक्सीजन की बोतल खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी लोग खरीद ही हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। तो आने वाले समय के लिए जो सचेत होने की ज़रूरत है, और ग्लेशियर जो पिघल रहा है उसमें एक आम आदमी कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकता है कि चलो हम इसमें थोड़ा सा अपना समर्पण देके, शायद हम ज़्यादा नहीं तो एक थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। देखिए हर आदमी को आगे आने की आवश्यकता तो है ही। सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन हम तमाम, चूंकि शुद्ध प्राणवायु तो हम लेते हैं, इस धरती पे हम लेते हैं, तो हमें भी प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम ग्लेशियर को बचाएं, हम शुद्ध प्राणवायु को बचाएं। ग्लेशियर बचाने के लिए बस एकमात्र उपाय है कि हम लोग, सबका एक ही उपाय है कि मोर प्लांटेशन करें, अधिक से अधिक हम लोग प्लांट लगाएं। अधिक प्लांट लगाएंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो हमारा ग्लेशियर पिघलेगा नहीं, ग्लेशियर पिघलने से बचेगा, और ग्लेशियर बचा रहेगा तो हिमालय बचा रहेगा, और हिमालय बचा रहेगा तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से हम लोग बच पाएंगे। और हिमालय में बहुत सारी जैव विविधताएँ भी है, वो जैव विविधता भी मेंटेन रहेगा। अगर ग्लेशियर हमारा मेंटेन रहेगा तो हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो भी रिवर है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, तमाम नदियों में हमेशा सालों भर पानी मिलते रहेगी। और ये नदियाँ भी एक तरह से हम लोगों का जीवन रेखा है। नदी के माध्यम से किसानों खेतों में जल की प्राप्ति होती है, तो ये सब जरूरी है। और अभी अपने जैव विविधता की बात कही, हम थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये क्या है और कैसे काम इस पे हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैव विविधता एक खास क्षेत्रों में
एक खास जंगलों में रहने वाले जीवों की नाना प्रकार, अनेक प्रकार की प्रजाति का होना वो जैव विविधता होता है। तो जैव विविधता को मेंटेन रखने में पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जलवायु परिवर्तन आज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो इससे हमारे जैव विविधता पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी हमारे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है, वहाँ इंडिया में सर्वाधिक जैव विविधताएँ हैं। आज देखिए लगातार जलवायु परिवर्तन हो रही है, वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, तो वहाँ भी जो जैव विविधता में कमी आ रही है, वहाँ कई फैक्ट्रियाँ सेटअप की जा रही है उस जंगल में, तो वो फैक्ट्रीज वहाँ के बजाय किसी और जगह पे सेटअप होना चाहिए। जंगल की कटाई होती जा रही है पश्चिमी घाट में, तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सही जानकारी सर आपने दी। आपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या संदेश होगा मैं अपने दर्शकों को? दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन राजेश कुमार सुमन रिक्वेस्ट करता कि आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जानी है और दुनिया भर में मनाई जाती है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने शुद्ध प्राणवायु को बचाने के लिए, चूंकि हम शुद्ध प्राणवायु ग्रहण करते हैं, तो आप प्रण लें कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, मुंडन, छठी, हर अवसर पर आप पौधरोपण करने का एक कल्चर बनाइए। केक भी काटिए, केक काटने के साथ साथ पौधरोपण करिए। और 5 जून को प्रण हमें लेना है कि पौधरोपण करें, पुराने जंगल को बचाएं। आप पौधा रोपण करिए, सेल्फी लीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, लोगों को जागरूक करिए। बस यही मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। हरित नमस्कार। अभी हमने बहुत सारी बातें की परिवर्तन को लेके, पर्यावरण को लेके, बहुत जागरूकता की भी बात की। तो आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ हमें लिख के बताएं, हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता है निर्देशक डीडी के बिहार दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।